एक ज़बरदस्त और विषयांगो शायर हैं, ड्रामा नवीस हैं, नाक़िद हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और सोशल कमेंटेटर हैं। ये मुंबई में पैदा हुए और एक जेविश फैमिली से हैं, जेविश जूस फैमिली से, यहूदी फैमिली से हैं। और वो उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से उन्होंने फिर अपनी तालीम हासिल की और बहुत सारी इनकी किताबें हैं इन्होंने जो लिखा है। और इनके अक्सर अशार जो हैं ये मोहब्बत की गमाज़ी करने वाले, मोहब्बत के आहोशेवन से भरे हुए और तन्हाइयों की अक्कासी और तर्जुमानी करते हुए उन्होंने मोहब्बत का दर्द और सूज़ और साज और एक खूबसूरत मोहब्बत का नगमा छेड़ा है और लोगों को समझाया है। अक्सर ये इनकी नज़में जो हैं इसी तरह के सूज़ और साज से भरी हुई हैं। उन्होंने जो है देहात और उसके मंज़र को भी बहुत खूबसूरत अंदाज में खींचा है और उसकी तर्जुमानी की है। हिंदुस्तान जो एक पैराडॉक्सिकल और एक बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव कंट्री शुरू से रहा है, यहाँ पे उस्तूर और असातीर का राज रहा है। लॉजिकल और साइंटिफिक बनाने में इसको सदियाँ लग गई, अब भी जाकर के 100% ये रेशनल, लॉजिकल और जो है इस तरह से साइंटिफिक नहीं हुआ है। स्कॉलरली माहौल बनाने के लिए सदियां गुजरती जा रही हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद से भी आज तक यहाँ पूरी तरीके से साइंस का राज नहीं हुआ है। अब जाकर के कुछ न कुछ 21वीं सदी में आपको इल्म की रमक दिख रही है, इल्म की रोशनी दिख रही है और साइंस का चिराग जलना शुरू हुआ है। इस तरह से क्योंकि नक़्ल हम्ल की आसानियाँ बढ़ी और टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई, वरना हिंदुस्तान का देहात आज भी तमाम सहूलियात से महरूम था। ख़ास तौर से 20वीं सदी के आखिर तक का हिंदुस्तान जो था वो अंधेरों में डूबा हुआ, कंदीलों से रोशन किया जाता था और लालटेनें जो घरों का उजाला बनती थी। वो हिंदुस्तान कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भी बहुत सी जगहों पर लाइट हफ्तों नहीं आती है और वो अपने चिरागों का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगियों को रोशन करते हैं। बच्चे मुताला करते हैं और पढ़ते हैं और इम्तहानात देते हैं। तो आज भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हुआ है, गरचे बिजली के बल्ब ने और कुमकुमों ने रोशनी को बढ़ाया है, मगर आज भी देहात का मंज़र बहुत हद तक कुछ न कुछ कदीम मंज़र से मुमासिल है। पहला ज़माना था कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कच्ची सड़कें, उड़ती धूल और बग़ैर नल के, बग़ैर कुएँ के घर आबाद होते थे और गागरें भर भर की दोशीज़ाएँ अपने माथों और कमर पर पानी लटका करके दूर से पीने का पानी लेके आती थी। बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, मुफलिसी थी, पैदावार की कमी थी और लोग उसी गुर्बत की चक्की में पीसे जाते थे। कितने लोग थे जो बिन दवाओं के मर जाते थे, कितने लोग थे जिनको सांप काट ले तो वो अपना दम अपने घर में तोड़ दिया करते थे। यही जंतर मंत्र करके वो बचा नहीं पाते थे और लोग अपने घरों में दम तोड़ देते थे। शहरों को लाने और ले जाने की सहूलतें नहीं थी, यहाँ तक कि 100-100, 200-200 किलोमीटर से लखनऊ में बैलगाड़ियों से लोग ला करके डॉक्टर फरीदी के यहाँ अपने मरीज़ों को दिखाया करते थे। बैलगाड़ियों से कई दिन तक चलते थे, तब जाके बैलगाड़ी से यहाँ पूरा राशन पानी अपना ले करके यहाँ चलते थे, लखनऊ में आके दिखा के मरीज़ों को जाते थे। टीवी जो लाइलाज हो गया है, उस ज़माने में लाइलाज था, अब तो उसका इलाज मुमकिन हो गया है। तो डॉक्टर फरीदी उसी के स्पेशलिस्ट थे। यहाँ पे लोग उनका पता पूछते हुए कई 100 किलोमीटर से आ जाते थे। कोई साधन नहीं था, बैलगाड़ी साधन पूरे गांव में होती थी। पूरे गांव में एक
जज्बे की निगाह से देखते हैं, उसको वैल्यू नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि हम इलाज करेंगे तो ये ठीक होंगी, नहीं इलाज करेंगे तो ठीक नहीं होंगी, हमें दवाओं का सहारा लेना चाहिए। इतनी बात वो समझ रहे हैं। लेकिन देहाती लोग तो सब आहो सेवन के अलावा कुछ नहीं जानते, और हर आदमी तरह तरह के हल बताता है। आप किसी रिक्शे पे बैठ जाइए और उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो वो भी आपको कोई ना कोई दवा तशखीस आपके मर्ज की कर देगा। जिस मुल्क में रिक्शा चलाने वाला भी डॉक्टर है, बगैर एक लफ्ज़ अलिफ का नाम लट्ठा पढ़े हुए, उस मुल्क का क्या हाल है? हर आदमी डॉक्टर है, किसी को भी बता दीजिए, समझ रहे? किसी को भी बता दीजिए, हर आदमी डॉक्टर ही डॉक्टर है। और मरज बढ़ता गया, जो दवा की मरज बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया का नंबर 1 का हब बनने जा रहा है शुगर का, समझ रहे? अब तक नंबर 2 है, दूसरे नंबर पे है, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा मरीज इस वक्त शुगर के इंडिया में पाए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि एडल्ट्रेशन बहुत है। आइंदा कल जो है, जब भी आए, आप लोग इसकी किताब का नज़्म कीजिए या इसको डाउनलोड करके और प्रिंट करा लीजिए उसके यहाँ जाकर। ये सब बहानेबाजियाँ यहाँ ना करें, नहीं तो ठंडी में मफलर उतरवा देंगे हम तुम्हारा। मफलर उतार के और जैकेट उतार के बैठा देंगे। ये बस नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बिच्छू की एक रात, बिच्छू की एक रात, बिच्छू की रात, और बिच्छू जिसको डस ले उसकी रात। बिच्छू की रात भी तो पेचताब खा के गुजर सकती है, जैसे जिसको उसने डंक मारा है उसकी रात पेचताब में गुजरती है, और वो दर्द से और तकलीफ़ से वो कराहता है। बिच्छू को भी तो तकलीफ़ हो सकती है। वक्त ऐसा भी आता है कि इन जानवरों को भी तकलीफ़ होती है। तो वही कह रहे हैं कि आई रिमेंबर द नाइट, मुझे वो रात याद है। माई मदर वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, कि मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार दिया। मुझे वो रात याद है कि मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मारा, मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मारा। स्टिंग माने डंक मारना, समझ रहे? 10 hours ऑफ स्टीडी रेन हैड ड्राइवन हिम टू क्रॉल, और 10 घंटे की लगातार बारिश ने उसे रेंगने पे मजबूर कर दिया कि रेंग के वो चावल के बोरे में के नीचे आ जाए। स्टीडी माने लगातार, मुस्तकिल। 10 घंटे की लगातार बारिश ने क्या किया? ड्राइवन के माने क्या होते हैं? खींचना, चलाना, समझ रहे हैं? हमारे यहाँ सिर्फ ड्राइवर माने ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला। ड्राइव के असल माने है साका यसुकु। अरबी वालों ने इसका अच्छा तर्जुमा किया है, कहते हैं साकहुल मौत इला हादिल हुवा, मौत उसको इस गड्ढे में ले आई। वसाक़हुल मौतु इला हादिल मबना, समझ रहे हैं? तो वो ज़्यादा सही कहते हैं कि मौत उसको घसीट के ले आई, उसको खींच के ले आई। अंग्रेज़ी वालों ने भी उसी से इस्तेमाल करना शुरू किया, समझ रहे? कहते हैं ड्राइवन बाय हंगर ही कमिटेड दिस क्राइम, हंगर से, अपने भूख से मजबूर होकर उसने ये जुर्म किया। यानी भूख की आग ने उसे ये जुर्म करने पे मजबूर कर दिया, खींच के ले आई यहाँ तक, वरना वो न करता। उसकी भूख थी जिसने ये काम कराया। तो वही बारिश थी लगातार जो उसको घसीट लाई, रेंग के घसीट लाई उसको, सैक माने बोरा, चावल के बोरे के पास ले आई। बाहर बारिश ही बारिश है, तो ये सब कीड़े मकोड़ों की फहरिस्त में सब चीज़ें आती हैं। अब इस लकड़ी के नीचे, उस यहाँ के नीचे, वहाँ के नीचे सब दबी रहती हैं और अपना वहीं पे चलती फिरती रहती हैं। और जब बारिश होती है, पानी में भीगती हैं, तो इधर उधर भागती हैं, खुशकी की तरफ जाती हैं, वहाँ इंसान मिल जाता है आबादियों में, तो फिर वो सब तमाशे होते हैं।
तो वही कह रहे हैं, चावल के बोरे में आ गई। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, अपने जहर को छोड़ते हुए, जहर को छोड़ते हुए, पार्ट माने जुदा करना, जुदा होना, उसी से पार्टीशन, तकसीम। जहर को छोड़ते हुए, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम, तारीक कमरे में उसकी शैतानी दुम की एक झलक, एक चमक, एक जरा सा दिखना। डायबोलिक माने डिविलिश, डायबोलिक माने शैतानी, इफरीती। शैतानी, हाँ, शैतानी दुम, तारीक कमरे में शैतानी दुम की एक झलक जाहिर हुई और वो अपना काम कर गई। पॉइजन डाल के रुखसत हुई। ही रिस्क द रेन अगेन, वो दोबारा फिर बारिश का रिस्क ले लिया उसने। यानी बिच्छू ने डंक मार के और अपने जहर का असर छोड़ के दोबारा फिर वो बारिश की तरफ चला गया, बारिश की तरफ चला गया। रिस्क द रेन अगेन, द पीजेंट्स केम लाइक सॉन्ग्स ऑफ फ्लाइज, देहाती सब आए जैसे मक्खियों का झुंड हो, मक्खियों का एक गिरोह हो। स्वाम ऑफ फ्लाइज, स्वाम ऑफ बीज, समझ रहे, मक्खियों का झुंड। झुंड के लिए अलग अलग के लिए, जैसे हेड ऑफ कैटिल है, पैनल ऑफ ज्यूरी है, समझ रहे हैं, सबके लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल। पैक ऑफ वॉल्व्स है, यानी भेड़ियों का झुंड, समझ रहे हैं, हर एक के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसका जो कलेक्टिव प्रोनाउन है। तो स्वाम ऑफ फ्लाइज यानी मक्खियों का झुंड, मक्खियों के झुंड की तरह से जूक दर जूक, और एक जम गफीर के में सब किसान सब आए। पीजेंट्स माने फल्लाहून, किसान सब आए। एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, और सैकड़ों बार अपने भगवान का नाम लिया, सैकड़ों बार भगवानों का अपने नाम लिया। और सब आ रहे हैं, सब अपने अपनी दवा इलाज बता रहे हैं। क्या भैया, वो भग्गू का मारिद है, वो काट लिया रहा है वो एक बार बिच्छू, और वो आए तांत्रिक राम नारायण जी, और 50 बार जहाँ वो सरस्वती जी का नाम लिए, वो सब गायब हो गया। और चलो भाई इसका नाम लो, समझ रहे। वो यार उसने कहा कि बांध दो तो इससे सही हो जाएगा, और उसने कहा कि ये करो तो वो हो जाएगा, समझ रहे। और सब हाँ वो हल्ला कर रहे हैं, और जो दर्द जिसको है, जिसको बिच्छू ने काटा है, वो अपने दर्द से कराह रहा है, तकलीफ में है, और सब इधर उधर की बेमकसद बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं सब। तो भगवान का अपने नाम लिया 100 बार। बस माने होता है भिनभिनाना, मक्खियाँ जैसे मक्खियों के भिनभिनाने की और ची ची की आवाज़ आती है, बजर बजर होता है ना। तो जब कोई जंत्र मंत्र पढ़ता है, इनकेंटेशन करता है, तो बन 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 करता है, समझ रहे। वो मन 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 करता है ऐसे, तो वो उसी लिए उन्होंने बज का ये वर्ड यूज़ किया है। बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, उन्होंने अपने भगवान का नाम 100 बार लिया। टू पैरालाइज द इविल वन, इस बदमाश को, बिच्छू को पैरालाइज करने के लिए। इविल वन माने वही बिच्छू, इविल वन माने उसी बिच्छू को पैरालाइज करने के लिए, या शैतान को पैरालाइज करने के लिए। वो शैतान ही तो था जो आया शैतान बन के, उसने डंक मार दिया, डंक मार दिया। तो उसी को कह रहे हैं कि पैरालाइज करने के लिए। पैरालाइज करना माने मफलूज करना। उसको पैरालाइज करने के लिए डंक को के असर को 100 बार पढ़ा उन्होंने। अच्छा, जो आए थे देहाती विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स, वो कंदीलें लेके आए थे। कैंडल्स माने शमय, अपने अपने चिराग लेके आए थे, और लालटेन लेके आए थे।
चिराग और लालटेन सब लेके आए थे, विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स। चिराग और लालटेनें लेके आए थे, समझ रहे? तो जब आ रहे थे अंधेरी रात में, तो क्या हो रहा था? थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द सन बेक्ड वॉल्स। वो डाल रहे थे बहुत बड़े बड़े बिच्छुओं का शैडो धूप से सूखी हुई दीवारों पे, धूप से सूखी हुई दीवारों पे बड़े बड़े उसका शैडो डाल रहे थे। अंधेरी रात है, बारिश का मौसम है, लालटेन लेके चल रहे हैं, तो आपसे बड़ा आपका साया हो जाता है, और आपका ऐसा इफरीती साया दीवारों पे पड़ रहा था। मालूम हो रहा था बहुत बड़ा कोई जिन्नाती बिच्छू है, वो चल रहा है दीवार के ऊपर। उसकी मंजरकशी की है शायर ने कि जब वो लालटेन लेके चल रहे हैं, तो लोगों का अक्स जो पड़ रहा है दीवार पे, वो खुद बहुत बड़ा बिच्छू मालूम हो रहा है। मड 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 माने कीचड़, है ना? और सन बैक्ड वॉल्स, वही कह रहे हैं कि धूप से पकी हुई दीवारों पे, जो कच्ची मिट्टी की दीवारें होती हैं, वो धूप से धीरे धीरे सूख के पक जाती हैं। उसके बाद आप जब उसमें मारेंगे ना कोई हथियार, तो चंद चंद चिंगारी निकलेगी। जैसे ईंट में निकलती है ना, वैसे मिट्टी से भी चिंगारी निकलती है, इतने पुख्ता हो जाती है दीवार। तो बैक माने पकना, पकाना। तो सूरज से पकी हुई दीवारें, यानी कच्ची दीवारें हैं, उन पर साया पड़ रहा है। ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुत इफरीती साया है।